नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जॉस हिंदी। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं ये प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। जब वर्ल्ड बैंक और मॉर्गन स्टैनली जैसे फर्म भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बेहतर बताते नजर आते हैं तो हम ये भी दूसरी तरफ देखते हैं कि उसी वक्त कभी बीबीसी तो कभी जैक डॉर्सी और कभी डिक केरी जैसे विदेशी भारत सरकार के खिलाफ बयान भी देते नजर आते हैं और वो बयान इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, इतने ज्यादा विवादास्पद बन जाते हैं कि उस पर सिर्फ सियासी गहमा गहमी पूरे दिन देखने को मिलती है। दरअसल हुआ ये है कि ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक वीडियो इंटरव्यू दिया और एक सवाल के तौर पर जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी विदेशी ताकतों ने आप पर दबाव डालने की कोशिश की, तो उसके जवाब में जैक डॉर्सी की ओर से जो जवाब आता है वो काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है और दिन भर इस पर सियासी गहमा गहमी जैसे चलती रहती है। चलिए आपको इस पर थोड़ा सा विस्तार से और बता देते हैं और बताते हैं कि कहा क्या गया है और भारत सरकार ने भी दो टूक उस पर जवाब क्या दिया वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से जैक डॉर्सी की ओर से क्या कहा गया था। दरअसल ये वीडियो इंटरव्यू था तो कहा उनकी ओर से ये गया कि भारत ने किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें भेजी थी, ये उन पत्रकारों को लेकर थी जो किसान आंदोलन के दौरान सरकार की आलोचना कर रहे थे। ये रिक्वेस्ट इस तरह से की गई थी कि हम भारत में ट्विटर बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों में हम रेड करेंगे, जो उन्होंने किया भी। जैक डॉर्सी की ओर से इंटरव्यू में यह सब कुछ कहा गया। ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक वीडियो इंटरव्यू में यह दावा किया कि किसान आंदोलन के समय कुछ अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार की ओर से उन पर लगातार प्रेशर डाला गया था और इन अकाउंट से भारत सरकार की आलोचना की जा रही थी, जिसमें कुछ पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट भी शामिल हैं। अब भारत सरकार ने भी जैक डॉर्सी के दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। भारत सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया कि जैक डॉर्सी सरासर झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारी गलत जानकारियां दी गई हैं, यहां तक कि नरसंहार की रिपोर्ट्स भी आई थी और ऐसे में ये एक आउटराइट लाई है और निश्चित रूप से ये सभी बातें झूठी थी। भारत सरकार के लिए ट्विटर से इन गलत सूचनाओं की जो एक रूपरेखा डाली गई, तय की गई, वो भी कहीं ना कहीं से हटवाना भारत के लिए जरूरी था और इन फर्जी खबरों के चलते लोग भ्रामक जानकारियों के प्रपंच में फंस सकते थे, इसलिए भारत सरकार ने जो कदम उठाना था वो उन्होंने उठाया। तो भारत सरकार की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि जैक डॉर्सी भारत में ट्विटर को लेकर झूठ बोल रहे हैं और उनके दावे पूरी तरीके से फर्जी हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर यह बात अपनी कही और कहा कि शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है ये स्टेटमेंट। डॉर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था। तो ये दो टूक सरकार की ओर से भी कहा गया है, क्योंकि ग्राफिक्स टेक्स्ट के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि जैक डॉर्सी की ओर से उस वीडियो इंटरव्यू में क्या कुछ कहा गया। हम आपको उस वीडियो इंटरव्यू का एक क्लिप भी दिखाना चाहते हैं जिसमें जैक डॉर्सी यानी कि ट्विटर के पूर्व सीईओ, फॉर्मर सीईओ ने यह स्टेटमेंट दिया। जब सवाल उनसे कहा गया तो एक जवाब के तौर पर, उदाहरण के तौर पर उन्होंने इसका जवाब देना सही समझा और फिर यह स्टेटमेंट काफी कंट्रोवर्शियल बन गया, जो कि किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। स्टेटमेंट क्या, वो हम आपको सुनाएंगे और ठीक उसके बाद सरकार की ओर से भी क्या कुछ कहा गया। राकेश टिकैत ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है, वो भी हम आपको बैक टू बैक दिखाएंगे। India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did.
we will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very, very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie, and I have said that publicly, and I'm reiterating it again. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. That is point number one. Point number two, I just want to refresh Jack Dorsey's memory and certainly all your viewers that between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times, and it was in non-compliance several times during those 2 years, and it started complying only in June 2022. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided, and so Jack Dorsey, knowing fully well that Twitter did not comply with Indian law and did not face any consequence of that, is today lying and making up this story about raids. And उस टाइम पे भी भारत सरकार ने ये हमको जानकारी थी कि जितने रिच फेसबुक और ट्विटर पर आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे, और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे, और ये कई बार खबरें चली भी हैं कि उनको नुकसान कर देंगे अगर वे बात नहीं मान देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो उन्होंने जो चीज है उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। आज जो दूसरा दिन है और कल रात भी मीटिंग हुई, अभी भी मीटिंग होनी है, क्या रणनीति बनाई जा रही है? एसकेएम का क्या कहना है? यहाँ की लोकल जो बॉडीज हैं, देखो हमारा ये है कि 2 डिमांड यहाँ की है। एक है कि एमएसपी पे खरीद हो जाए, और जो सेंटर का रेट है, जो प्रधानमंत्री का रेट है, वो किसान वो रेट मांग रहे हैं, सेंटर का रेट दे दो। झगड़ा इनका आपस का है, स्टेट और सेंटर का, उसमें किसान को पीसा जा रहा है। ये है 6400 रुपये पर क्विंटल रेट बैठता है, वो दे दो जो प्रधानमंत्री ने रेट दिया है। अब सड़कों पे टेंट लगाए जा रहे हैं, तो पक्का मोर्चा समझे इसको? भाई बातचीत नहीं होगी तो भाई गर्मी है, तो अपना बचाव के लिए तो आदमी कर रही है। पूरा मामला क्या है ये हमने आपको बता दिया, लेकिन इस विषय से जुड़ा एक और पहलू भी है जो दिलचस्प है। राहुल गांधी के यूएसए दौरे और जैक डॉर्सी के बयान की टाइमिंग एक जैसी है, एक ही स्ट्रीम पर है। दैट्स द रीजन कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ भारत सरकार विरोधी बयानों को हवा दे रही है, बल्कि इसका वेलकम भी कर रही है। एक तरफ जब वर्ल्ड बैंक और मॉर्गन स्टैनली जैसे शुरुआत में हमने कहा कि संस्थान भारत की अर्थव्यवस्था को आज अच्छा बताते हैं, तो उसी वक्त इस तरीके के बयान कभी बीबीसी के, कभी डेक हेरी जैसे लोग और सरकार भारत सरकार की आलोचना कर रही है। तो ये तब भी हो रहा है जब राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर लगातार भारत सरकार के खिलाफ इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। तो इसे भी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। खैर, आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए विषय स्ट्रेट टॉक में लेकर हाजिर हुए हैं। सवाल कौन से हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखेंगे, ताकि प्रोग्राम के अंत में जो ईमेल आईडीज आपके साथ शेयर की जाएंगी उस पर आप अपने फीडबैक, अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सके। सवाल नंबर पहला कि ट्विटर के एक्स बॉस जैक डॉर्सी के दावों में कितनी सच्चाई। जानेंगे ये भी कि क्या ट्विटर के एक्स सीईओ जैक डॉर्सी सच बोल रहे हैं, या फिर वो किसी खास इकोसिस्टम का हिस्सा है जो एक खास पैटर्न पर काम करता रहा है। सवाल ये भी जो राहुल गांधी पर हमने बात रखी अभी कि राहुल गांधी का यूएसए दौरा और जैक डॉर्सी के बयान की टाइमिंग एक जैसी है, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सियासी बवाल तो इसी पर भी छिड़ा हुआ है। सवाल यह भी है कि क्यों सरकार विरोधी स्टेटमेंट्स को कांग्रेस इतनी ज्यादा हवा दे रही है।
तो ये तमाम चीजें जिस पर आज हम इसे तफसील से आगे चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान थोड़ी ही देर में मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे। हरियाणा के किसान सूरजमुखी पर एमएसपी की मांग और गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन पर हैं और बीते सोमवार दोपहर से किसानों ने नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। इस बीच ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी का किसान आंदोलन से जुड़ा एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो जाता है और इस वीडियो में जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर कई गंभीर एलिगेशंस लगाए और ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के दावे का क्या सच है, ये समझने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्विटर काफी समय से सुर्खियों में रहा है और कभी कंपनी के ले ऑफ को लेकर तो कभी लोगों के अकाउंट सस्पेंड को लेकर। तो भारत में भी कई बार ट्विटर और सरकार के बीच जो एक सामंजस्य होता है, कंपैटिबिलिटी है, उसकी कमी देखी गई है। ये चोली दामन का साथ इन दोनों का कभी रहा नहीं है। खासकर ये तब और ज्यादा गहरा गया जब किसान आंदोलन चल रहा था। सो ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने भारत की मौजूदा मोदी सरकार को लेकर कई बड़े दावे किए और ऐसे में मोदी सरकार को घेरने का विपक्ष को मौका भी मिल गया। विपक्ष लगातार सरकार पर इस वक्त हमलावर है। देखने जाने से पहले कुछ सवाल हमने आपके साथ साझा किए थे, उन्हीं सवालों को समझने का वक्त आ गया है और आज स्ट्रेट टॉक के इस विषय पर खास चर्चा करने के लिए एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सऊदी अरेबिया के जेदा से इंडियन एनालिस्ट आसिफ रमीज दौड़ी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। आसिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार सर। बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बड़ा ही कहें एक बिग एलिगेशन एक ऐसे कंपनी के पूर्व मालिक की ओर से आया है और अभी हम बात कर ही रहे थे कि ट्विटर और भारत सरकार का जो साथ है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो शुरू से ही सही नहीं रही है। हमेशा रूल्स के वायलेशन को लेकर दोनों के बीच में गहमा गहमी देखने को मिलती है। अब किसान आंदोलन जो 2 साल तक, देखिए 2 साल इसको हो चुके हैं, कई ये लंबे समय तक चला और 2 साल इसको बीत चुके हैं, लेकिन इसके बीचों बीच काफी कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस जो हैं हमें अभी भी देखने को मिलती हैं और ऊपर से अब ये बिग एलिगेशन। तो शुरुआत में आसिफ सर हम कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स की बात हम कर लें, IMF की बात कर लें, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बड़े फर्म्स की जब हम बात कर लें, जब इंडियन इकोनॉमी को लेकर वो इतनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये ऐसे बिग एलिगेशंस लेकर कभी डिक हैरी आते हैं तो कभी ट्विटर के एक्स सीईओ जैक डॉर्सी आ जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट सामने आया है उनका, इस स्टेटमेंट को आप सबसे पहले किस तरह से देखते हैं, किस सिचुएशन में किस समय में ये स्टेटमेंट दिया गया है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? बिकॉज टाइमिंग को लेकर भी काफी विवादास्पद स्थिति इस वक्त भारत में बनी हुई है, खासकर सियासी गहमा गहमी काफी ज्यादा है इसको लेकर। सबसे पहले आपका इस पर रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो मुल्क है ना, हिंदुस्तान, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से, जैसे महात्मा गांधी ने खुद भी कहा है कि हमें ये पूरा अधिकार है एग्री होने का, डिसएग्री होने का, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, और इस तरह की जो चीजें आती तो हमें लगता है कि लोगों को एक डेमोक्रेटिक राइट्स मिलते हैं बोलने के, और यही खूबसूरती है हमारे मुल्क की जी। अब जब हम देखते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर, तो अभी हमने देखा है कि हिंदुस्तान की जो छवि है, हिंदुस्तान का जो इमेज है, वो बहुत हद तक बेहतर होता हुआ नजर आया। हिंदुस्तान की चाहे फॉरेन पॉलिसीज हो या हिंदुस्तान की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है अक्रॉस द ग्लोब, तो लोग जुड़ते गए हैं। चाहे आप देखें नए वर्ल्ड ऑर्डर में भी तो चीजें होती रही हैं। हिंदुस्तान ने कई चीजों पे, भारत ने बहुत अच्छा रोल भी अदा किया है, कई चीजों पे नॉन अलाइंड भी रहे हैं और कई जगहों पे अपनी बड़ी सख्ती भी दिखाई है, और इस बात का हमेशा ख्याल रखा कि हमारा जो अपना एक सॉवरेनिटी है, हमारे जो इंटरनल इश्यूज है उस पर विदेशी ताकतें इंटरफेयर नहीं करें, दूसरे मुल्क इंटरफेयर ना करें, और हम भी किसी दूसरे मुल्कों के इंटरनल मैटर्स में किसी तरीके के इंटरफेरेंस को नहीं करें। और यही एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है। इस किसान आंदोलन से रिलेटेड और जो मेरा पहला रिएक्शन आपने मांगा है, मैं बताऊं कि मैंने उस वक्त भी
एक आर्टिकल लिखा था जो इंडिया टुडे ग्रुप में ओपिनियन जो उनका होता है उस पर आया था, और मैंने उसमें बाकायदा ये वाज़ेह किया, इसको पूरी तरीके से क्लियर किया कि वाई फार्मर्स एजुटेशन इज एन इंटरनल इशू फॉर इंडिया। ये मैंने उस पर बात करने की कोशिश की। अब जब अभी के वक्त में इस तरीके के स्टेटमेंट्स आप कह रहे हैं कि किस सिचुएशन में दी गई, क्या है नहीं है, ये तो विषय है एक ऐसा जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया है और बहुत बड़ी बात कहेंगे। अगर आप एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करती हैं, या आप कहते हैं कि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे लोगों को पूरे राइट्स हैं, वहां का संविधान है, वैसे में ट्विटर के जो फॉर्मर सीईओ ने इस तरीके के एलिगेशंस लगाए हैं तो सवाल तो गंभीर है, लेकिन इन तमाम एलिगेशंस को इसको प्रूव करना जरूरी होता है। कभी भी आप किसी चीज में जब एलिज करते हैं, जब आप कुछ ऐसे, वो भी 1 साल के बाद आप अगर एलिगेशन लगाते हैं या वक्त गुजर जाने के बाद, तो आपको टेक्निकली लीगली हर एतबार से उसको साबित करना होता है, क्योंकि ये बात है एक बड़े मुल्क की। अगर आप किसी इंडिविजुअल की बात करें, किसी पार्टी लाइन पे बात करें तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे स्टेट वर्सेस ये जैक हो गया। अब वहां पे जब आपको ये साबित करने के, तो मुझे ये लगता है कि अगर इसमें कोई सच्चाई है और अगर इसमें कहीं से भी कोई ऐसा लगता है कि इतना प्रेशर उनको सरकार ने बनाया था, तो उन्हें इन चीजों को सामने आकर अपने इस बात को साबित करना चाहिए और कोर्ट के जरिए, लॉज के जरिए ये देखना चाहिए कि कैसे इस चीज को जो है हम किसी भी तरीके से लोग मिसगाइडेड नहीं, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सिर्फ स्टेटमेंट देके काम नहीं चल सकता है, क्योंकि जो जी जी सर आप कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि दावों में सच्चाई कितनी है, प्रूफ आपके पास कहां है कि इस तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था, हाँ, तो टूल किट को लेकर जो एक कहें जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस उस वक्त बने, हम रिहाना की बात करें, हम कुछ और विदेशी मेहमानों की बात करें, तो उनकी ओर से भी उस वक्त काफी ट्वीट्स आए थे। तो टूल किट जैसी जो सिचुएशन बनी थी वो भी अपने आप में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रही, और भारत की राजनीति और भारत के ही सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स की बात करें तो इस पर एक कहें बिग डिबेट जो है वो काफी दिनों तक चलती रही। अब ये जो कहें जैक डॉर्सी द्वारा स्टेटमेंट आया, एक अगर हम देखें तो उस वीडियो इंटरव्यू को जब हम ध्यान से देखते हैं सर, तो एक क्वेश्चन उनसे पुट किया जाता है और जिस कॉन्टेक्स्ट में वो जवाब देने की कोशिश करते हैं कि कभी विदेशी ताकतों ने आप पर किसी तरीके का कोई प्रेशर बनाने की कोशिश की, तो वो बड़े ही कहीं कैजुअली वो आंसर देने की कोशिश करते हैं विद उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल के साथ भारत की वो बात करते हैं। तो वो उसे भी समझने की कोशिश यहां पर करनी चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में जब वो उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, उनके हाव भाव क्या है, किस तरीके से वो देने की कोशिश, एंड व्हाई वुड ही लाई, वो क्यों झूठ बोलेंगे, ये भी एक सवाल जो है वो खड़ा किया जा रहा है। देखिए, इस पे सवाल तो खड़ा होगा और होता है, लेकिन मैं दोबारा आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सी चीजों को और समझने की जरूरत है। इसमें ये देखना है कि ये ट्विटर जैसे एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ रह चुके हैं और को फाउंडर रह चुके हैं, और इस वक्त पे अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो इसको जरूर साबित करने की कोशिश करें, सिर्फ एलिगेशन तक बात नहीं रहे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि जो किसान आंदोलन चल रहे थे बिल्कुल पीसफुली चल रहे थे, उनके अपने राइट्स है, आंदोलन करना चाहिए, और जो हिंदुस्तान के अंदर जो इंटरनल इश्यूज हैं उसमें जितने भी इंटरनली जितनी भी फाइट्स होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक फाइट्स, वो होती रहनी चाहिए। लेकिन आपको मैं बताऊं उस वक्त के कि कैसे जो अमेरिकन एक्टर की आप बात करें, अमेंडा सेयरनी, या आप उस वक्त कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की हैं, उनकी जो भतीजी थी आई थिंक मीरा हैरिस, या ग्रेटा थैम्बर्ग, इन सब लोगों ने उस वक्त जिस तरीके से अपने रिएक्शंस दिए थे सोशल मीडिया पे, और हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के, भारत के बहुत से ऐसे एडवर्सरीज हैं जो नजर गड़ा के बैठे रहते हैं कि वहां क्या क्या चीजें हो रही हैं इंटरनल, जिसको हम एक्सटर्नल बनाए, जिसमें हम तूल दें, और बहुत से फेक अकाउंट्स के जरिए भी वो करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सच्चाई ये है कि अगर तो इस बात में सच्चाई है,
अगर इस तरीके का प्रेशर दिया गया है तो प्रूफ के साथ कोर्ट के जरिए साबित होने के बाद देना चाहिए, और ये मामला बहुत गंभीर ओके है। लेकिन फिर सर हमें ये देखना मुझे पड़ेगा। एक ब्रेक की कमांड आ रही है सर, लेकिन मैं उस क्वेश्चन के साथ ये ब्रेक लूंगी। मैं चाहूंगी कि इस पर आप ब्रेक के बाद अपना आंसर जरूर दीजिएगा, आपका अपना पर्सपेक्टिव इस स्टेटमेंट को। आपने तो कह दिया कि प्रूफ के साथ सर आना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी तरीके का कोई प्रोपेगेंडा है? इज देयर एनी डू यू थिंक दैट दिस स्टेटमेंट, हिज स्टेटमेंट इज द न्यू प्रोपेगेंडा ऑन इंडिया? मैं चाहूंगी आप इस पर अपना जो ओपिनियन है वो जरूर रखें। ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल के साथ ही हमने ये ब्रेक लिया था, और मैं चाहूंगी कि उस सवाल को प्लीज आप जस्टिफाई करें, आप अपना ओपिनियन उस पर जाहिर करें। डू यू थिंक दैट दिस स्टेटमेंट इज अ न्यू प्रोपेगेंडा ऑफ ट्विटर एक्स सीईओ ऑन इंडिया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे रीजन क्या होगा अगर वो कोई प्रोपेगेंडा करना चाहते। इंडिया जो है, इंडियन मार्केट, चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें या दूसरे ट्रेड और बिजनेस की बात करें, तो बहुत ही बड़ा हब है, और इंडिया के अंदर लोग आना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस। वैसे में ट्विटर भी अगर इस तरीके के कोई स्टेटमेंट्स को देने की कोशिश करता है, या उसके एक सीईओ, तो ये अंदाजा लगाइए कि बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके जो रिपरकशंस हैं, अगर वो गलत हो जाता है तो बहुत बड़ा उसके लिए खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। और हिंदुस्तान भी अभी जो हालात है हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में, इतना आसान नहीं है कि कोई भी किसी भी तरीके का इल्जाम लगा के निकल जाए। तो ये मुझे रीजन समझने की जरूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा कोई रीजन नजर में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या वजह होगी कि इस वक्त वो एक कोई प्रोपेगेंडा इंडिया के खिलाफ चला सकते। और अगर तो देखे, एक बात तो ये, दूसरी चीज जो बात समझ में आती चाइनीज की, हाँ ये लग सकता है कि भाई इलेक्शंस आने वाले हैं, वहां पे 24 में हो रहा है, और हो सकता है कि उससे कुछ इस चीज से रिलेट अगर करना चाहे, तो अभी मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली टू से दैट। और इस चीज में ये जो इल्जाम है ना, आप देखिए उस इल्जाम में उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि आपको साबित करना ही पड़ेगा। वापस मैं उस चीज पे आना चाहूंगा, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपने कह दिया और आप निकल गए, ठीक है, कैजुअली आपने वो बात कह दी है, और अगर वो नहीं साबित कर पाते हैं तो भारत सरकार को बहुत ही सख्त तरीके से उनसे निपटना चाहिए। लेकिन अगर वो साबित कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत जो एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर वहां पे इस तरीके की चीजें होती, जो उसूलन देखा जाए तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा दिखा नहीं, क्योंकि अभी वो खुद कह रहे हैं ना कि उनको थ्रेटन किया गया था, और उसमें लिखा हुआ कि रिक्वेस्ट की गई। अगर आप रिक्वेस्ट करने की बात करते हैं और थ्रेटन करने की बात करते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है, और उसके रिपरकशंस क्या देखने को मिले। तो इन चीजों को देखते हुए बहुत सी चीजें जो है वो कोर्ट के जरिए, लॉज के जरिए ही सामने आ सकती है। और मुझे लगता है जिस रिएक्शन को हमने भारत सरकार की और वहां की मंत्रियों की तरफ से देखा है, ऐसा लग रहा है कि वो भी अग्रेसिवली इन चीजों को आगे लेकर बढ़ेंगे। आसानी से इसको आगे रोकने के मूड में वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या दलीलें ये दे पाते हैं, और क्या ये मामला कोर्ट तक जाता है या यहीं पे इसी तरीके से दब जाता है। आसिफ सर, क्योंकि किसान आंदोलन के समय ये प्रेशर जो डालने की कोशिश इंडियन गवर्नमेंट ने की थी, इस तरीके का जैक डॉर्सी स्टेटमेंट अपने स्टेटमेंट में ये बातें कहते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले ने साल 2021 में सरकार और ट्विटर के बीच चली जंग को एक बार फिर से हमारे और आपके सामने ला दिया है। इसीलिए ये जो बिग एलिगेशन लगाया गया है सरकार पर, ये एक बड़ा मसला है। लेकिन क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, कैजुअली एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, वो भी एग्जाम्पल के तौर पर, तो फिर अभी जो आप कह रहे हैं, क्या उसे हम समझें कि इस स्टेटमेंट में इतना ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत हमें नहीं है? डेफिनेटली देखें, स्टेटमेंट है, एलिगेशन है, और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब इस तरीके के एजिटेशंस होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, तो आम तौर से अलग अलग मुल्क की अलग अलग रूल्स होती हैं। मैं अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो आम तौर से हमेशा जो है सरकारें कोशिश अपने लेवल पे इंटरनली जो होता है वो जरूर करती होंगी कि किस तरीके से इसको
अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनने दिया जाए, इंटरनली रखा जाए। हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिस्कशंस हुई हो, कुछ कम्युनिकेशंस हुई हो, जिसे अब जैक डोर्सी को बाहर करना पड़ेगा, तभी तो ये बात सामने आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये प्रेशर डालने वाली जो बात होती है, ये हमने कई जगहों पे देखा भी है। एक मैं आपको मिसाल अपने एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके बताऊं, तो बहुत से ऐसे मसले मसाइल होते हैं। अभी रिसेंटली जो है, मैंने खुद कुछ ऐसे मुद्दे थे हिंदुस्तान से रिलेटेड, कुछ यहाँ के ऐसे ऑफिसर्स हैं जो एम्बेसीज वगैरह में काम करते हैं, वो कुछ चले गए, कुछ हैं, और हमने उसमें भी कुछ ऐसी बातें रखने की कोशिश करी अपनी तरफ से, और बहुत ही कहते हैं ना, एक प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड, उसके बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं ये सामना करना पड़ा ऑफिशियली और अनऑफिशियली भी, कि लोग प्रेशर बनाने लग गए। और हमने उस पर कोशिश करी कि ये तक प्रेशर बना कि आप अपने एक ऐसे ट्वीट को आप डिलीट करिए, वो ऐसा ट्वीट है जो अगर आपको कभी मैं पर्सनली शेयर कर दूंगा, जिससे कोई डिलीट करने कह नहीं सकता, इतनी मतलब उसमें तारीफें लिखी हुई है, तो उसको जब आप देख रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए इनडायरेक्टली, तो जो इन चीजों को धमकाते हैं या थ्रेटन करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं, हमारे हिंदुस्तानी सिस्टम से। तो अब ऐसी जब छोटी छोटी चीजों में इस तरीके की धमकियां मिल जाती हैं, इस तरह की चीजें आपको टेस्ट करने को मिल जाती है, जब बड़े एजिटेशन हो रहे हैं, तो इस एंगल को अब तब तक हम क्लोज नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाए कोर्ट के जरिए कि क्या आगे ये जैक इस चीज को, जैक डोर्सी इस चीज को साबित कर पाएंगे या नहीं, और उन्हें करवाना चाहिए, हमें प्रेशर देना चाहिए कि आप इस चीज को जरूर करो, क्योंकि बात हमारे मुल्क की है। जब हमारे मुल्क की बात आती है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो शान है, हमारा जो तिरंगा, हमारा जो मुल्क है, हम पूरी दुनिया में उसको ऊंचा रखेंगे, और किसी भी गैर मुल्की ताकतों को किसी भी एजेंडे के तहत या वैसे भी कैजुअल स्टेटमेंट में भी हम अपने मुल्क को झुकने नहीं देंगे। हाँ, लेकिन अगर बात आप किसी इंडिविजुअल की करते हैं, किसी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज की करते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी इस तरह की चीजों से कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल बिल्कुल सिचुएशन को और ऐसे स्टेटमेंट्स में क्लैरिफिकेशन की एक बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल हम तो यही कह सकते हैं कि जैक डोर्सी सच बोल रहे हैं या नहीं, क्या वो किसी खास एक इकोसिस्टम का हिस्सा है जो एक खास पैटर्न पर काम करता है, विद क्लैरिफिकेशन इस पर अभी आगे जाके सिचुएशन जो है वो क्लियर हो सकती है। लेकिन आसिफ सर, एक और बात भी है कि जब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं, स्टेटमेंट की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं, इसके मायनों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस स्टेटमेंट के एंड में वो भारत की लोकतांत्रिक जो ढांचा है उस पर भी बात कह देते हैं, मतलब एक तंज कसा जाता है उनकी ओर से। भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वही तो लोकतांत्रिक ढांचा ही तो सबसे बड़ी ताकत है, और इतना शानदार जो हमारा संविधान है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम हमेशा से बात करते हैं कि किस तरीके से इतनी डाइवर्स जो हमारी सोसाइटी है, इतना बड़ा मुल्क है, हम एक होके रहते हैं। देखिए, अलग अलग चीजें अलग अलग वक्त में होती रहती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इन जनरल जब हम बात करते हैं तो उसको चोट पहुंचाने की कोशिश लोग करते रहते हैं और करेंगे। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जमाने से लेकर अब तक कि कुछ चीजों में, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन जनरल उन्हें मौका भी मिल जाता है इंटरनली कि वो उन चीजों पे बात करें, और इस वजह से वो एक चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल हम लोग आपस में पॉलिटिकल पार्टीज इतना लड़ लेते हैं। आजकल देखे सोशल मीडिया का जमाना है, सही बात बोला जाए तो इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ रह नहीं गया, सेकंड्स में जो इंफॉर्मेशन यहां से वहां हो जाती है। और अगर आप इसको कहीं विदेश की धरती पे कह रहे हैं तो देश वाला देख रहा है, देश की धरती पे कह रहे हैं विदेश वाला देख रहा है, कौन कहां कैसे देख रहा है ये नेवर नो। दुनिया इतनी छोटी हो गई, तो टेक्निकली इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ रह नहीं गया। लेकिन रूल की अगर बात करते हैं, या आप अगर किसी मुल्क के सॉवरेनिटी की या इंटरनल पॉलिसीज की या फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें इन चीजों का ख्याल बहुत रखने की जरूरत है कि क्या हमको किसी और के इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं चाहिए।
आसिफ सर, हम इन बिटवीन जब हम बात कर रहे थे कि 2021 में ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट के जो बीच में जंग है उसकी शुरुआत होती है, और जब जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, अब ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, तो ये जो जंग वाली जो सिचुएशन है ना, वार पलटवार वाली, वाद प्रतिवाद की, ये फिर से सामने आ जाती है। मैं इस मामले को मैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी समझने की कोशिश करना चाहती हूं जिसमें जब हम इंडियन गवर्नमेंट की और ट्विटर की बात करते हैं, उस संदर्भ में भी से समझने की कोशिश करना चाहती हूं कि कंटेंट हटाने की जब हम मांग करते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी की बात भी अब सामने आ रही है, कई जो सोशल मीडिया पर यूजर हैं उन्होंने फिर से इस पर अपना जो स्टेटमेंट दिया है कि क्या ये है एक लोकतांत्रिक देश की अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट, इन सब पर भी सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। मैं यहां पर आपके सामने ना एक रिपोर्ट का कुछ हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहती हूं कि कंटेंट हटाने की मांग करने में भारत नंबर 1 है। कैसे? अप्रैल में जारी हुई ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ट्विटर से कंटेंट हटाने की मांग करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। ट्विटर की ताजा रिपोर्ट के ही मुताबिक 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 के बीच ट्विटर को दुनिया भर की सरकारों ने कंटेंट हटाने की मांग करते हुए 53,000 कानूनी नोटिस भेजे थे। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इंडियन गवर्नमेंट और ट्विटर के बीच में ये जो जंग है ना, ये जो चोली दामन का साथ हम नहीं देखते हैं, कंपैटिबिलिटी हमें यहां नहीं देखती है, उस पर प्लीज आप अपना रवैया रखें, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट सामने आया और इसके बीचों बीच भी जो ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं, घूम फिरकर बात वहीं पर आ जाती है कि आपस में बनती नहीं है इनकी। देखिए, ये बात तो सही है कि आपस में नहीं बनती है। 2021 में जब ये मामला शुरू हुए, हाँ। और उस वक्त भी जैक डॉर्सी उस वक्त सीईओ भी थे ट्विटर के, तो उस वक्त की बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे टसल्स रहे होंगे, और जाहिर है कि उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी जब वो सीईओ नहीं है तो उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। कंटेंट हटाने की जहां तक बात है, तो मैं आपको बताऊं, 2 तरीके होते हैं। एक तो आप ऑफिशियली ईमेल करते हैं, लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को देखते हुए और उसको हटाने की बात करते हैं। अगर आप ऑफिशियली करते हैं तो उसका रिकॉर्ड रहता है और कभी भी कोई भी उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, उसके प्रोसीजर्स है, राइट। अगर तो हिंदुस्तान में या भारत की सरकार ने ट्विटर को कंटेंट हटाने के लिए इतनी सारी रिपोर्ट्स दी, तो अब ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे रिपोर्ट्स पे, कौन कौन सी ऐसी ट्वीट्स पे कंटेंट को हटवाया गया या रिक्वेस्ट डाली गई। अब उसमें कितने ऐसे रिक्वेस्ट है जिसको ट्विटर ने या दूसरे सोशल मीडिया साइट्स ने हटाया या नहीं हटाया, या टसल इस तरीके से चलता रहा, ये एक बड़ा सवाल है और एक बहुत ऐसी चीज है जिसको समझने की जरूरत है। दूसरा तरीका होता है कंटेंट को हटाने का कि आप इनडायरेक्टली, या तो आप अगर बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज्यादा आप रूल बेस्ड बातें नहीं करते हैं, तो कभी आप थ्रेटन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल आपको मैंने खुद दी कि प्यार से भी कह सकते हैं, दूसरे तरीके से भी। ऐसे भी किसी कंटेंट को आपको जो वो बिल्कुल भी हटाने के लायक नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे कंटेंट भी है, लेकिन आप एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं और हो सकता है कि आपको वो कंटेंट पसंद नहीं है और आपने उसमें अपना प्रेशर यूज किया, आपने अपने पोजीशन को और पावर को यूज किया, जिसकी मिसाल मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट में खुद आपको दी, ठीक है, और उसमें वो तमाम चीजें सामने आ जाती हैं। तो जब अनऑफिशियली आपको इस तरीके से किया जाता है तो उसका तो कोई रिकॉर्ड होता नहीं। दूसरे मुल्कों से भी, अलग अलग जगहों से, हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं। अगर हिंदुस्तान ने या अगर चाइना ने या अगर जापान ने अपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं सोशल मीडिया के या दूसरे, और वहां पे आपको अपनी कंपनी को चलाना है, या आप किसी दूसरे कंट्री से आके, आप इंडिया से आके किसी दूसरे मुल्क में, अमेरिका में जाके कुछ काम करना चाहते हो, वहां से आप बिजनेस करना चाहते हो, तो रूल तो यही कहता है ना कि आपको वहां का जो लोकल लॉ है वो सबसे ज्यादा वो प्रीवेल करता है सारी चीजों। तो पहले आपको लोकल लॉज को देखना होगा, उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना होगा। अब ये देखना है कि जो वायलेशंस हुई है वो लोकल लॉज की या हिंदुस्तान की, भारत की कितनी ऐसी रूल्स है जिसका उल्लंघन है, जिसका वायलेशन है, ये तमाम एक डिटेल इसको जानने की, समझने की और लेने की जरूरत है। और आप चूंकि इस पे शो कर रही है तो आपकी टीम भी आगे इन तमाम डिटेल्स को, मैं भी चाहूंगा कि इस पे थोड़ा और वो कुछ इकट्ठा करे तो लोगों को और व्यूअर्स को और ज्यादा आसानियां हो जाएंगी। जो लोग मिसगाइडेड हो सकते हैं किसी के भी
कहने थे लेकिन और सर सुनने थे। जैक डॉर्सी का दिया हुआ ये स्टेटमेंट हम चलिए एक साइड पर इसे रखते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ बात फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की करते हैं। हम किसान आंदोलन के समय में भी देखते हैं कि जो कुछ अभी जैक डॉर्सी की ओर से कहा गया वैसा ही कुछ एक्चुअल में हुआ भी था। ट्वीट अकाउंट, जो ट्विटर अकाउंट से उनको सस्पेंड किया गया था। अब हाल ही की बात करें तो दिल्ली में भी ट्विटर ऑफिस में कहें वहां पर रेड डाली गई थी। तो ये जब तमाम सिचुएशंस हम देखते हैं, जब दिल्ली सरकार की ओर से ये जो एक्शन लिया जाता है तो लोगों में ये एक अलग मैसेज जाता है और फिर मैसेज के तौर पर लोगों के सवाल यही सामने आते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में ये है हमारी अभिव्यक्ति की आजादी। इस परिस्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सोच है आपकी इसको लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है, वहां पे जो हुकूमत है, उनको, उन पूरी टीम को, पूरे सिस्टम को इन चीजों को बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए। क्योंकि जो चीजें निकल के आ रही है, जैसे आपने कहा ना, अभी खुद के रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और उस वक्त किसान आंदोलन के जमाने में भी कई ऐसे ट्विटर हैंडल्स को या कई ऐसे कंटेंट को हटवाने की कोशिश की गई थी। तो अगर इस तरीके की चीजें होती हैं जिस पे दुनिया नजर रखती है, इसको चेक करने की जरूरत है। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा जो स्तंभ है और सबसे बड़ी जो ताकत है वो लोकतांत्रिक ताकत है और साथ साथ हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिस और जब तक हम उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, जो हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो नहीं मिल सकते हैं। तो अब इस तरीके की चीजों पर चेक लगना चाहिए। हम आपको बताएं कि किसान आंदोलन भी जो उस वक्त हुआ था तो बहुत ही बिल्कुल राइटफुली, कहते हैं ना कि पीसफुली हुआ और ज्यादातर जगहों पे बिल्कुल आसानियां रही। मैं खुद एक किसान फैमिली से हूँ, एक गांव से मेरा ताल्लुक है हिंदुस्तान में, और हमने देखा है कि किस तरीके से किसान हमारे पूरे मुल्क के लिए, वहां की आबादियों के लिए मेहनत करती है। तो अगर वो कुछ आवाजें उठा रही हैं तो सरकारों को सुनना चाहिए। और अगर उसका साथ कोई भी ऐसा बंदा जो इंटरनली वहां पे देना चाह रहा डेमोक्रेटिक वे में, तो बिल्कुल देने का अधिकार होना चाहिए। ये जरूर है कि अभी के इस स्टेटमेंट ने इस किसान मुद्दे को, किसान आंदोलन को दोबारा 24 के इलेक्शन से पहले दोबारा से जगह तो जरूर दिया है। और अब इस पे एक ऐसा मौका मिला है कि आगे आने वाले दिनों में पूरी पार्टीज जो है इस पे भी बातें करने वाली हैं, शुरुआत हो गई है। शुरुआत वही हम कह रहे हैं सर, मामले वाली स्टेटमेंट पे भले ही क्लैरिफिकेशन हो ना विद प्रूफ के साथ, जैक डॉर्सी आएंगे नहीं आएंगे उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी वो डाउटफुल सिचुएशन है अभी, लेकिन हाँ जो हो रहा है अभी वो होना था और इसकी पूरी उम्मीद हमने की थी। तो वही अभी फिलहाल राजनीतिक तौर पर काफी गहमा गहमी है क्योंकि कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। इस मामले पर आपने प्रकाश डाला, कई पहलुओं पर आज हमने चर्चा की, उस पर आप अपने विचार हमारे साथ साझा किए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर। क्या जैक डॉर्सी सच बोल रहे हैं या फिर वो किसी खास इकोसिस्टम का हिस्सा है जो एक खास पैटर्न पर वर्क करता है? क्या ये स्टेटमेंट किसी तरीके का कोई प्रोपेगेंडा है? इस पर मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, द पीपल वॉचिंग अस आउट देयर, वो इस पर अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर साझा करें। और ओपिनियन देने के लिए आप हमें लिख सकते हैं नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर। आपके ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।